आज 2.5 साल से भी ज़्यादा हो चुके हैं। रसिया यूक्रेन वार अभी भी कंटिन्यू है। अभी भी कोई पीस दिखाई नहीं देती है दोनों देशों के बीच। इवन अब तो रसिया अपने न्यूक्लियर डॉक्ट्राइन को भी बदलने की तैयारी में है। आपको पता होगा कि रसिया यूक्रेन वार में अमेरिका सहित पश्चिमी देश यूक्रेन को हथियार सप्लाई कर रहे हैं, जिससे वो रसिया से युद्ध कर पा रहा है। अब पश्चिमी देशों की इसी हरकत की वजह से रसिया अपनी परमाणु नीति बदलने की तैयारी में है। अभी तक रूस की परमाणु नीति नो फर्स्ट यूज थी, मतलब रसिया किसी भी देश पर पहले न्यूक्लियर अटैक नहीं करेगा जब तक कि उस पर कोई न करे, और यही नीति इंडिया की भी है। लेकिन अब रसिया अपने इस रूल को बदलने की तैयारी में है, सिर्फ पश्चिमी देशों की वजह से। और आने वाले टाइम में रसिया कुछ बड़ा कर सकता है यूक्रेन में। लेकिन इसके पीछे क्या वजह है कि रसिया यूक्रेन को बर्बाद करना चाहता है? अगर आपको ये लग रहा होगा कि ये वार यूक्रेन के नाटो में शामिल होने की वजह से हो रही है, तो आप गलत हो। सिर्फ यही एक वजह नहीं है, इसके अलावा कई मल्टीपल रीजन्स हैं रसिया और यूक्रेन के पीछे, जिसको आज डिटेल में जानेंगे। मैप में ये जो एरिया आपको दिख रहा है वो रसिया है, और ये वाला हिस्सा यूक्रेन है। यूक्रेन आज रसिया से अलग है, लेकिन ये कभी रसिया का ही पार्ट हुआ करता था, और इस पूरे रीजन को सोवियत यूनियन या फिर USSR कहा जाता था। लेकिन जब ये 1939 में सेकेंड वर्ल्ड वार होता है, जो कि 1945 तक चला था, तो इस बीच USSR को काफ़ी ज़्यादा नुकसान होता है, और तब वो फाइनेंशियल क्राइसिस से गुजर रहा था। और इसी बीच 1945 से जब सेकेंड वर्ल्ड वार खत्म होता है, तो USSR और अमेरिका के बीच कोल्ड वार स्टार्ट हो जाता है, जो कि 1991 तक चला, जब तक USSR पूरी तरह से टूट नहीं गया। और USSR से कई देशों ने अपनी आज़ादी ली, जिसमें से एक यूक्रेन भी था, जिसकी हम लोग बात करने वाले हैं इस वीडियो में। यूक्रेन जब 1991 में आज़ाद हुआ था, तब इसका पूरा झुकाव पश्चिमी देशों की ही तरफ था, और रूस को इसी एक बात से ज़्यादा चिढ़ थी। लेकिन 2010 में एक आदमी आता है, विक्टर यानुकोविच, जो कि यूक्रेन के प्रेसिडेंट बनते हैं, और ये रसिया के प्रो सपोर्टर थे। अब इनके रूलिंग पीरियड में तो सब कुछ कंट्रोल में चल रहा था यूक्रेन में। इनके जितने भी फैसले होते थे सब रूस के सपोर्ट में होते थे। इवन इन्होंने यूरोपियन यूनियन के कई एग्रीमेंट को भी रिजेक्ट कर दिया था, क्योंकि वहाँ यूक्रेनियन लोग यूरोपियन देशों के सपोर्ट में रहते थे। लेकिन 2010 से लेकर 2014 तक, जब तक विक्टर प्रेसिडेंट थे यूक्रेन के, सारे यूक्रेनियों को लगता है कि ये एंटी नेशनल हैं और रसिया को सपोर्ट करते हैं। और इसी वजह से प्रेसिडेंट विक्टर के खिलाफ लोग सड़कों पर आ जाते हैं और मांग करते हैं कि विक्टर प्रेसिडेंट के पद से रिजाइन दे। और होता भी यही है, उनको रिजाइन देना पड़ता है और देश छोड़कर रसिया भागना पड़ता है। और ये सब होने के बाद रसिया को लगा कि यूक्रेन अब हाथ से निकलने वाला है, तो विक्टर के रसिया आते ही 2014 में यूक्रेन के क्रीमिया पर अटैक कर देता है रसिया, और उसको अपने कब्जे में ले लिया। वहाँ के पार्लियामेंट पे भी कब्जा कर लिया रूस ने, और वहाँ के जो प्रेसिडेंट थे, जो विक्टर के यूक्रेन छोड़ने के बाद बने थे, उस गवर्नमेंट को हटा दिया। अब इसके बाद 17 मार्च 2014 को क्रीमिया के अधिकारियों ने खुद रूस में शामिल होने का रिक्वेस्ट किया, क्योंकि क्रीमिया में रूसी लोग ज़्यादा रहते थे जो रूस को सपोर्ट करते थे। तो रसिया को भी इस चीज़ से काफ़ी हेल्प मिला। लेकिन वहाँ एक तरफ रूस क्रीमिया को अपने कब्जे में ले रहा था, और वहीं दूसरी तरफ यूक्रेन सहित कई देशों ने रूस को क्रिटिसाइज भी किया, यह कहकर कि ये इंटरनेशनल लॉ और क्षेत्रीय अखंडता के खिलाफ है। और इस चीज़ के लिए रसिया पर कई बैन लगा दिए जाते हैं, और G8 से सस्पेंड कर दिया जाता है रसिया को, जो कि अब G7 है। अब रसिया ने सिर्फ इसी वजह से अटैक नहीं किया था यूक्रेन की क्रीमिया पर कि वो अमेरिका और वेस्टर्न वर्ल्ड के ज़्यादा करीब हो रहा था, बल्कि इसके और भी कई रीजन थे। एक्चुअली जब USSR टूटा नहीं था, उसके पहले USSR की PM निकिता क्रुश्चेव 1954 में क्रीमिया को रूस से लेकर यूक्रेन को दे दिया, ताकि दोनों का आपस में रिलेशन और मजबूत हो। और तब लगभग कोई भी इस फैसले का विरोध नहीं कर रहा था, क्योंकि किसी को भी नहीं पता था कि आगे जाकर क्या होगा। और जब 1991 में यूक्रेन USSR से अलग होता है, तो अब रसिया क्रीमिया पर अपना अधिकार दिखाता है कि ये यूक्रेन का नहीं बल्कि रूस का हिस्सा है। अगर आप मैप में देखोगे तो ये यूक्रेन है, ये ब्लैक सी है, और ये क्रीमिया है, और बगल में ही रूस का बॉर्डर है। अब इस ब्लैक सी से जितने भी देशों के बॉर्डर लगते हैं, जैसे बुल्गारिया, रोमानिया, जॉर्जिया, मोल्दोवा, तुर्की और यूक्रेन, अब इनमें बुल्गारिया, रोमानिया और तुर्की, ये तीनों देश नाटो के मेंबर हैं, और जो देश नाटो के मेंबर नहीं है वो भी अमेरिका के सपोर्ट में ही है। तो रसिया के लिए ब्लैक सी बहुत इंपॉर्टेंट लोकेशन था कि वो वहाँ रहकर सारे देशों पर नजर रख सके। अब ये एक इकलौता रीजन नहीं है, ब्लैक सी कई मायनों में भी इंपॉर्टेंट है रसिया के लिए। ब्लैक सी का सीधा लिंक मेडिटेरेनियन सी के साथ है, तो रसिया जब चाहे अपने नेवी को मेडिटेरेनियन सी में उतार सकता है। तो ये रही स्ट्रेटेजिक पॉइंट। अब इसके अलावा ब्लैक सी में तेल और गैस भी बहुत ज़्यादा है, तो इसका भी फ़ायदा मिलेगा रूस को। तो यूक्रेन रसिया के पहले कॉन्फ्लिक्ट का यही दो बेसिक रीज़न था। पहला, यूक्रेन का USA और बाकी वेस्टर्न कंट्रीज़ के साथ ज़्यादा क्लोज होना, क्योंकि रसिया और USA दोनों आपस में कट्टर दुश्मन हैं। तो रसिया नहीं चाहता कि यूक्रेन USA के क्लोज जाए, जिससे रूस की सिक्योरिटी को खतरा हो। दूसरा रीज़न वो था जो मैंने अभी वीडियो में पीछे बताया आपको, कि 1951 में क्रीमिया को यूक्रेन को दे दिया गया था। अब ये तो स्टोरी थी यूक्रेन और रसिया के पहले वार की, पर अब जो वार चल रहा है दोनों देशों में, पहले रीजन की वजह से चल रहा है। यूक्रेन का USA के साथ ज़्यादा झुकाव और उसका नाटो में शामिल होने की जिद।
अब रूस नहीं चाहता कि यूक्रेन नाटो का मेंबर बने। देखिए, नाटो का मतलब है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। ये 30 देशों का एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें सारे देशों ने मिलिट्री ट्रीटी साइन की हुई है। इस ट्रीटी के अकॉर्डिंग अगर नाटो के किसी भी देश पर कोई भी देश अटैक करता है तो ये बाकी नाटो मेंबर्स पर अटैक माना जाएगा और सारे नाटो कंट्रीज उस देश की मदद के लिए वेपन भी सप्लाई कर सकते हैं और ज़रूरत पड़ने पर अटैक भी कर सकते हैं उस देश पर जिसने भी नाटो मेंबर पर अटैक किया हो। अब अगर यूक्रेन नाटो में ऐड हो गया तो सबसे बड़ा नुकसान रसिया को होगा। यूक्रेन के नाटो में शामिल होने के बाद अमेरिका उसका यूज़ करेगा रसिया के खिलाफ। एक बात आपको पता होनी चाहिए कि नाटो के जितने भी मेंबर हैं वो यूएसए सपोर्टर हैं। मान लो अगर आज यूक्रेन नाटो का मेंबर बन जाता है तो अमेरिका यूक्रेन को मजबूर करेगा रसिया पर अटैक करने के लिए, या फिर रसिया को मजबूर करेगा यूक्रेन पर अटैक करने के लिए, जिसमें ना तो यूक्रेन को फ़ायदा होगा ना ही रूस को। फ़ायदा सिर्फ अमेरिका को होगा। एक तो वो हथियार बेचेगा यूक्रेन को और दूसरी तरफ रूस का नुकसान होगा जिसमें भी अमेरिका का ही फ़ायदा है। अब जब 2022 में रूस यूक्रेन पर अटैक करता है तो इसका एक ही रीज़न था यूक्रेन का नाटो में शामिल होने की जिद। और यूक्रेन पर अटैक करने के पहले ही रूस ने वेस्टर्न कंट्रीज स्पेशली अमेरिका को ये कहा था कि यूरोप से यूएसए के जितने भी न्यूक्लियर वेपन हैं उनको हटाया जाए। और दूसरी चीज़ ये कि ये जो आप नाटो में सारे देशों को ऐड कर रहे हो पहले इसको बंद करो और कुछ लिमिटेड कंट्रीज को ही इसमें रखो, और अगर ऐड करना भी रहे तो उसमें रसिया का भी एग्री होना जरूरी है। अब अमेरिका ये दोनों टास्क नहीं कर सकता था कि यूरोप से न्यूक्लियर वेपन खत्म कर दे और नाटो में और देशों को मेंबर न बनाया जाए, क्योंकि उसने यूएसएसआर को तोड़ने के लिए ही नाटो को बनाया था। अब जब अमेरिका और नाटो इस चीज़ के लिए एग्री नहीं होते हैं तो रसिया अटैक कर देता है यूक्रेन पर। और अब 2.5 साल से भी ज़्यादा हो चुके हैं दोनों देशों में युद्ध होते हुए। लेकिन बड़ा सवाल अभी भी ये है कि अब तक जो हुआ वो हुआ, अब इसके आगे क्या होगा। तो देखो, पहली चीज़ तो ये है कि अमेरिका यूक्रेन को सरेंडर करने नहीं देगा, क्योंकि जब तक रूस वार में बिजी रहेगा उसकी इकोनॉमी बूस्ट नहीं होगी, जिसके लिए अमेरिका ने इंडिया को भी ब्लैकमेल किया था कि रसिया से तेल खरीदोगे तो हम तुम पे सैंक्शंस लगा देंगे। और दूसरी चीज़ ये है कि रसिया हार मानेगा नहीं। तो अब जब दोनों देश पीछे हटने को तैयार नहीं होंगे तो सिर्फ 2 रास्ते होंगे युद्ध को रोकने के लिए। पहली तो बातचीत से रसिया के कंडीशंस को नाटो माने, यूक्रेन नाटो में शामिल होने की जिद छोड़े, नहीं तो रसिया न्यूक्लियर वेपन का यूज़ कर सकता है। अभी जैसे मैंने वीडियो की स्टार्टिंग में बताया कि रसिया अपना न्यूक्लियर डॉक्ट्राइन चेंज करने की प्लान कर रहा है। लेकिन इस बीच एक और चीज़ हो सकती है कि रसिया यूक्रेन पर कब्जा कर ले। इसकी भी पॉसिबिलिटीज़ बहुत ज़्यादा है, क्योंकि रसिया का पहले से ही यूक्रेन के 20% हिस्सों पर कब्जा है और अभी तक यूक्रेन नाटो का मेंबर नहीं है। तो ज़रूरी नहीं है नाटो मेंबर्स उसको वेपन सप्लाई करें। और नाटो देशों में सबसे बड़ा वेपन अमेरिका ही दे रहा है और अभी अमेरिका में इलेक्शन होने वाले हैं, और अगर इस इलेक्शन में ट्रंप जीत कर आते हैं तो वो ये रसिया यूक्रेन वार खत्म कर देंगे, ऐसा उन्होंने कहा था। अब ये युद्ध किस तरीके से खत्म होगा ये तो आने वाला समय ही बताएगा। बाकी वीडियो वैल्यूएबल लगी हो तो सब्सक्राइब जरूर करना चैनल को।